जी लास्ट टाइम हम लोगों ने बेसिक टर्म्स वगैरह डिस्कस करना शुरू की थी कि वो टर्मिनोलॉजी जो कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर यूज़ की जाती है, तो उनको थोड़ा सा रिकॉल करते हुए हम आगे कंटिन्यू करते हैं। कल सबसे पहले जो चीज़ मैंने आप लोगों को डिस्कस की थी वो मैंने किया था एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपको ने कहा था कि किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने पे जो कॉस्ट आती है उसे हम कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। और ये आपको ने कहा था तीन तरह के होते हैं। एक आपको ने कहा था डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, दूसरा आप लोगों को ने कहा था डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, और तीसरा आप लोगों को ने कहा था फैक्ट्री ओवरहेड्स। डायरेक्ट मटेरियल आपको ने कहा था ऐसा मटेरियल होता है जो बज़ाहिर प्रोडक्ट देखते साथ नजर आए और नेग्लिजिबल अमाउंट या क्वांटिटी में यूज ना हुआ हो। जैसे कल आप लोगों को ने कहा था रोस्ट्रम किस चीज का बना है, तो आप लोगों ने कहा था वुड का बना है। तो आपको ने कहा था एक्चुअली बज़ाहिर आप लोगों को लकड़ी नजर आ रही है, सो वो आपका डायरेक्ट मटेरियल है। हालांकि आपको ने कहा था इसको ज्वाइन करने के लिए उसने ग्लू यूज किया होगा, स्क्रू या नेल यूज किए होंगे, इस पर पॉलिश की होगी, वो आप लोगों ने चीजें नहीं गिनवाई। आपने स्ट्रेट मुझे कहा लकड़ी का बना हुआ है, तो वो जो वुड था वो आपका डायरेक्ट मटेरियल था। बाकी जो चीजें मैंने गिनवाई है वो आपका इनडायरेक्ट मटेरियल था। डायरेक्ट लेबर का मतलब होता है ऐसी लेबर जो उस प्रोडक्ट को बनाने की वजह से लगी है और अगर आप ना बनाते तो ना लगती। जैसे कल आपको जब मैंने क्वेश्चन किया था कि किसने बनाया है, तो आप लोगों ने कहा था कारपेंटर ने। तो कारपेंटर के जो वेजेस थे वो आपकी डायरेक्ट लेबर थी, लेकिन जिस फैक्ट्री में बना होगा उधर का जो प्रोडक्शन मैनेजर होगा, उधर का जो सुपरवाइजर या फोरमैन होगा, सैलरी तो वो भी ले रहा होगा, वो चीजें आप लोगों ने नहीं गिनवाई, तो वो आपकी कहलाती है इनडायरेक्ट लेबर। फैक्ट्री ओवरहेड को मैंने डिफाइन कराया था कि ऑल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट्स एक्सेप्ट डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, के डायरेक्ट कॉस्ट के अलावा जितनी भी कॉस्ट होती हैं वो आपकी फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट होती हैं। इसके अंदर आपका इनडायरेक्ट मटेरियल भी आ जाता है, इनडायरेक्ट लेबर भी आ जाती है, फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री की मशीनरी रिपेयर, डेप्रिसिएशन, हीट एंड लाइट का बिल। तो जितनी भी फैक्ट्री की कॉस्ट हैं डायरेक्ट कॉस्ट के अलावा वो सारी आपकी फैक्ट्री ओवरहेड कहलाती हैं। तो ये तीन तरह की कॉस्ट आपकी कहलाती हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अच्छा, उसके बाद कल जो मैंने दूसरी चीज आप लोगों को डिस्कस की थी वो मैंने डिस्कस किया था अबाउट प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट आपको ने कहा था जो मेजर कॉस्ट आपकी लग रही होती है प्रोडक्ट को बनाने पे, तो जितनी भी डायरेक्ट कॉस्ट होती हैं उनका जो सम होता है उसे हम प्राइम कॉस्ट कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला कल हम लोगों ने लिखा था कि डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट प्लस डायरेक्ट लेबर कॉस्ट प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो जितनी भी डायरेक्ट कॉस्ट्स हैं अगर आप उनका सम कर लें तो वो आपकी प्राइम कॉस्ट कहलाती है। तीसरी चीज जो कल आप लोगों ने डिस्कस की थी वो थी कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट आपको ने कहा था रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड बनाने पे जो खर्चा आता है उसे हम कन्वर्जन कॉस्ट कहते हैं। तो ये तीन कॉस्ट थी जो आपकी प्रोडक्ट बनाने पे लगती हैं। तो इस मटेरियल को फिनिश गुड बनाने पे जो खर्चा आया वो या तो आपकी डायरेक्ट लेबर थी, तो या फिर वो आपका फैक्ट्री ओवरहेड था। तो इसलिए कन्वर्जन कॉस्ट का जो फॉर्मूला बन जाता है वो आपका बनता है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट प्लस एफओएच कॉस्ट। ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड को आपको मैंने कहा था प्रोडक्शन ओवरहेड्स या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स भी कहते हैं। नेक्स्ट चीज जो मैंने आप लोगों को कल डिस्कस की थी वो आप लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट कॉस्ट क्लासिफिकेशन।
कि आपका ने कहा था कॉस्ट को किस किस तरह आप क्लासिफाई कर सकते हैं। तो मेन आपका ने इसकी 3 चीजें बताई थी कि एक हम करते हैं बाय नेचर ऑफ एक्सपेंस, दूसरा आप लोगों ने बताया था बाय फंक्शन, और तीसरा आपका ने कहा था बाय बिहेवियर। बाय नेचर ऑफ एक्सपेंस में आपका ने कहा था जो एक्सपेंसेस होते हैं वो अपनी नेचर के हिसाब से लिखे जाते हैं, मतलब जिस किस्म का खर्चा है उसी नाम से रिकॉर्ड कर दो। जैसे आपका ने कहा था आप लोग इस तरह लिख देंगे कि जी रेंट है, ठीक है, आप लोगों की वेजेस हैं, आप लोगों की डेप्रिसिएशन है, तो इस तरह हर एक्सपेंस अपने नाम से आ जाए तो इसे हम कहते हैं बाय नेचर ऑफ एक्सपेंस आ रहा है। बाय फंक्शन का मतलब था किस पर्पस के लिए वो एक्सपेंस हुआ उसके हिसाब से लिखा जाए। मसलन हो सकता है वो जो खर्चा किया है वो आपका एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से हुआ हो सकता है वो प्रोडक्ट को सेल करने की वजह से हुआ हो सकता है वो प्रोडक्ट को बनाने की वजह से हुआ हो। तो इस सूरत में हम लोग इस तरह लिखा करते हैं कि जी सेलिंग एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन expenses, manufacturing, expenses, financial expenses। तो इस तरह फिर इनको कैटेगराइज किया जाता है। और बाय बिहेवियर, इसमें आपका ने कहा था बाय बिहेवियर का मतलब कॉस्ट किस तरह बिहेव करेगी ड्यू टू चेंज इन प्रोडक्शन, उसके हिसाब से लिखते हैं। तो आपका ने कहा था ये चीजें आपने थोड़ी सी इकोनॉमिक्स में भी पढ़ी थी कि कुछ ऐसी कॉस्ट होती हैं जो आप प्रोडक्शन कम करो, ज्यादा करो या ना करो, उन पे फर्क ही नहीं पड़ता, उसको हमने क्या नाम दिया था? फिक्स्ड कॉस्ट। ऑन द अदर हैंड कुछ कॉस्ट आपकी ऐसी होती हैं कि प्रोडक्शन ज्यादा करें ज्यादा हो जाती, कम करें कम हो जाती, बंद कर दें तो जीरो हो जाती है, तो वो आपकी वेरिएबल कॉस्ट होती थी। और तीसरी इसकी टाइप आ जाती है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट का मतलब ऐसी कॉस्ट जिसका कुछ पोर्शन फिक्स और कुछ वेरिएबल होता है, उसे हम लोग कहते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट। जैसे आप लोगों के यूटिलिटी बिल्स, आपका जो बिजली का बिल है, अगर आप पूरा महीना लाइट यूज ना करें बिल आपको आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। जो उसका मीटर रेंट होता है, जो उसका फिक्स पोर्शन होता है, वो तो आपको देना होता है। जैसे आप टेलीफोन के बिल की एग्जांपल ले लें कि पूरा महीना आप कोई कॉल ना करें, जो उसका लाइन रेंट होगा ना उतना बिल आपको आ जाएगा, बाकी पर कॉल आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं, जितनी कॉल्स करेंगे उतना ज्यादा बिल आ जाएगा। तो ऐसी कॉस्ट जिसका कुछ पोर्शन फिक्स कुछ वेरिएबल होता है उसे हम लोग कहते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट या सेमी फिक्स्ड कॉस्ट, या इसका तीसरा नाम होता है मिक्स्ड कॉस्ट। तो आपका ने कहा था एक दो दफा आईकैप ने पेपर में पूछा है कि मिक्स्ड कॉस्ट को डिफाइन करो कि मिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है। तो मिक्स कॉस्ट का मतलब होता है ऐसी कॉस्ट जिसका कुछ पोर्शन फिक्स और कुछ वेरिएबल होता है। उसके बाद कल आखिरी चीज जो मैंने आपको डिस्कस करना शुरू की थी वो था कॉस्ट बिहेवियर। तो अब इन बिहेवियर्स को हम लोग इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं फिक्स कॉस्ट पे। फिक्स कॉस्ट आपका ने कहा था ऐसी कॉस्ट होती है जो एक हद तक कांस्टेंट रहती है, इरिस्पेक्टिव ऑफ एक्टिविटी लेवल, इरिस्पेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन आपको पे करना पड़ती है। तो फिक्स कॉस्ट की जैसे मैंने आपको कल एग्जांपल दी थी, आपकी फैक्ट्री का रेंट है, मतलब आपको मैंने कहा था फर्ज करें 10,000 पर मंथ रेंट पे आपने फैक्ट्री किराए पे ले ली, आप पूरा महीना ताला लगा के रखें तब भी 10,000 किराया देना पड़ेगा,
आप सिंगल शिफ्ट प्रोडक्शन करें तब भी 10,000 देना पड़ेगा, आप फैक्ट्री को ट्रिपल शिफ्ट यूज करें तब भी 10,000 देना पड़ेगा। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपका ने कहा था ये होती हैं कि इन टोटल ये आपकी कांस्टेंट होती है, लेकिन आपका ने कहा था कांस्टेंट अप टू अ सर्टेन रेंज। उस रेंज को क्रॉस करेंगे तो इसमें चेंज आ जाएगा, स्टेप इंक्रीज आ जाएगा इसके अंदर। तो एक खास रेंज तक कांस्टेंट रहती है, और आपका ने कहा था वो जो रेंज होती है उसको कहा जाता है रेलिवेंट रेंज। आपकी बुक में उसने डिफाइन नहीं किया हुआ, अदरवाइज जैसे अमेरिकन सीएमए वगैरह हम लोग पढ़ा रहे होते हैं तो उसके अंदर अक्सर उनका एमसीक्यू वगैरह आ जाता है, या कोई शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है डेफिनेशन का, जिसके अंदर उसने रेलिवेंट रेंज के बारे में पूछा होता है। रेलिवेंट रेंज क्या होती है? तो रेलिवेंट रेंज वो रेंज होती है जिसके अंदर फिक्स कॉस्ट ने फिक्स रहना होता है। अच्छा, अब अगर इसका हम पर यूनिट फीचर देखें, देखिए 10,000 आपकी फैक्ट्री का रेंट था, पूरा महीना एक सिंगल यूनिट में प्रोड्यूस करूं तो पर यूनिट फिक्स कॉस्ट कितना आ गई? 10,000 आ गई। अगर पूरे महीने में 2 यूनिट बनाऊं तो पर यूनिट कितना है? 5,000। और अगर 10 यूनिट बना दूं 1,000। इसका जैसे जैसे मैं यूनिट इंक्रीज करता जा रहा हूं ये पर यूनिट क्या होती जा रही है? डिक्रीज हो रही है। So decreases with the increase in production. तो ये इसके दो फीचर होते हैं। फिक्स कॉस्ट का फीचर आपका ने क्या कहा कि इन टोटल कांस्टेंट रहेगी अप टू अ सर्टेन रेंज, और पर यूनिट ये डिक्रीज हुआ करती विद द इंक्रीज इन प्रोडक्शन। तो कल आप लोगों ने कहा था ना, ये जो आप लोग पढ़ते थे इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, तो इकोनॉमी स्केल में यही होता है जब आप मैस प्रोडक्शन करते हैं उसके वजह से जो आपकी कॉस्ट में कमी आती है, तो उसके अंदर मैंने आपका था एक मेजर एलिमेंट ये फिक्स कॉस्ट होती है। ये आपकी क्योंकि ज्यादा यूनिट्स पे स्प्रेड होगी तो पर यूनिट रिड्यूस हो जाती है। तो पुराने किसी दौर के अंदर जो बिजनेसमैन था उसका वे ऑफ थिंकिंग थोड़ा डिफरेंट था। वो लोग कहते थे इंप्लॉइज और मशीनरी बड़ा इंपॉर्टेंट एसेट है, इसको फ्री नहीं रहना चाहिए। होता क्या था कि डिमांड नहीं भी है तो वो चीजें प्रोड्यूस कर करके स्टोर करते जाते थे, उसकी वजह से आपकी पर यूनिट कॉस्ट तो कम रहती थी, लेकिन जब आपका स्टॉक पाइल अप हो जाएगा तो फिर क्या होता था, चीजें एक्सपायर भी होती थी, स्टोरेज कॉस्ट भी पड़ती थी। तो अब हम लोगों ने ना काफी हद तक इस चीज को इग्नोर किया है। अब हम लोग स्विच करते जा रहे हैं जस्ट इन टाइम अप्रोच के ऊपर। जस्ट इन टाइम नाम से क्या लग रहा है कि जब डिमांड हो, जिस वक्त जरूरत हो। तो अब अक्सर ऑर्गेनाइजेशन पहले से चीज बनाकर नहीं रखती, बल्कि जैसे डिमांड क्रिएट होती है उसी वक्त चीज मैन्युफैक्चर करती हैं और डिलीवर करती हैं। तो बहरहाल तो ये फिक्स कॉस्ट के अभी तक मैंने आपको फीचर बताए हैं कि ये दो फीचर इसमें आते हैं। अब आते हैं जी वेरिएबल कॉस्ट में। Now variable cost. वेरिएबल कॉस्ट ऐसी कॉस्ट होती है जिसका आपका ने कहा था प्रोडक्शन के साथ डायरेक्ट रिलेशन होगा। प्रोडक्शन बढ़ाएं ज्यादा हो जाएगी, कम करें कम हो जाएगी, बंद कर दें जीरो हो जाएगी। मसलन आपको मैं कहता हूं 1 यूनिट बनाने पे 10 रुपए का मटेरियल लगता है, अगर मैं पूरे महीने में 1 ही यूनिट बनाऊं कितनी कॉस्ट आएगी? 10 रुपए। अगर 2 बना देता 20 हो जाती है, और अगर 3 बना देता 30, और अगर ना बनाऊं 0। ठीक है, तो इसका मतलब जैसे जैसे मैं यूनिट इंक्रीज कर रहा था तो इन टोटल ये फिगर क्या होती जा रही थी? इंक्रीज हो रही थी। इसका फीचर क्या बनेगा कि इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन प्रोडक्शन।
अच्छा, जब मैंने आपको कहा था 1 यूनिट पे 10 रुपए का मटेरियल लगता है, तो आपने 2 पे कितने का कहा था? 20, 3 पे। आपने ये नहीं कहा कि 18 रुपए में 2 बन जाएंगे या 25 रुपए में 3 बन जाएंगे। आप हर एक्स्ट्रा यूनिट के लिए क्या कितना ऐड कर रहे थे? 10। तो इसका मतलब आप लोग क्या अज्यूम कर रहे थे? पर यूनिट क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। अच्छा, कई स्टूडेंट के ज़हन में होता है जब हम बल्क में चीज खरीदते हैं, हमें डिस्काउंट ऑफर हो जाती है, प्राइसेस कम हो जाती हैं, इसलिए वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो जानी चाहिए। तो अकाउंट्स के अंदर हम इसको एज अ एक्सेप्शन लेते हैं। रूटीन के अंदर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट ही होगी। और अगर कभी आप मुझे कहें ना कि मैंने बल्क में चीज प्रोड्यूस किया, खरीदी थी, मुझे डिस्काउंट मिल गया था, तो उसे हम एक्सेप्शन ट्रीट करते हैं। रूटीन में यही चलेंगे। अगर ये फीचर आपने इग्नोर किए तो ना आप लोग डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे, ना आप फोरकास्टिंग या प्लानिंग कर पाएंगे। तो इसलिए आप लोगों ने यही फीचर याद रखने हैं कि फिक्स कॉस्ट इन टोटल कांस्टेंट रहती है टू अ सर्टेन रेंज, लेकिन पर यूनिट ये डिक्रीज होती है विद द इंक्रीज इन प्रोडक्शन। वेरिएबल कॉस्ट इन टोटल इंक्रीज होगी विद द इंक्रीज इन प्रोडक्शन, बट पर यूनिट कांस्टेंट रहा करेगी। अब आ जाते हैं तीसरी चीज के ऊपर। That is semi variable या सेमी फिक्स्ड या फिर मिक्स्ड कॉस्ट। अब आपका ने कहा था ये ऐसी कॉस्ट होती है जिसका कुछ पोर्शन फिक्स और कुछ वेरिएबल होता है। आप लोग की अंडरस्टैंडिंग के लिए अज्यूम कर लेते हैं कि आपकी टेलीफोन बिल में जो लाइन रेंट है दैट इज ₹100 और पर कॉल चार्जेस हैं 10 रुपए। पूरा महीना कोई कॉल ना करें, कितना बिल आएगा? 100 आ जाएगा। पूरे महीने एक सिंगल कॉल ही की जाए तो बिल कितना होगा? 110। 2 कॉल कर लेता और 3 कर लेता। इसका मतलब जब मैंने कोई कॉल नहीं की, 0 यूनिट्स थे, तो जो फिक्स एलिमेंट था 100 रुपया, उतना आपका बिल आया। और फिर जैसे जैसे मैं नंबर ऑफ कॉल्स इंक्रीज करता गया, आपका बिल क्या होता गया? इंक्रीज होता गया। इसका मतलब अगर इसके हम कैरेक्टरिस्टिक्स लिखें तो इन टोटल equals to fixed element at 0 activity level and then increases with the increase in production. ठीक है, इक्वल्स टू फिक्स एलिमेंट एट 0 एक्टिविटी लेवल, यानी जब कोई काम नहीं कर रहे हैं, कोई यूनिट नहीं बना रहे, तो फिक्स एलिमेंट जितना। और फिर आपका कहना देन इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन प्रोडक्शन। फिर जैसे जैसे यूनिट बढ़ाते जाओगे ये इंक्रीज होती जाएगी। अच्छा, अगर हम लोग बात करें पर यूनिट, तो जब एक कॉल की थी बिल कितना आया था? 110। तो इसका मतलब पर कॉल चार्ज 110 हो गया। जब 2 की थी तो कितना बिल बना था? तो 120 डिवाइड बाय 2 60 रुपीज हो गया। जब 3 कॉल की थी तो कितना आया था? 130। अब 130 डिवाइड बाय 3 करें आप लोग, ठीक है, तो ये आप लोगों का तकरीबन 40s के अंदर चला जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब जैसे जैसे हम यूनिट इंक्रीज करते जा रहे हैं, ये पर यूनिट क्या होता जा रहा है? डिक्रीज। देखें, अगर गौर करें, सेमी वेरिएबल में आपको मैंने कहा था फिक्स भी होता है
वेरिएबल भी होता है। फिक्स ने पर यूनिट क्या होना था, इसने पर यूनिट क्या रहना था। तो जब इन दोनों का सम करूंगा तो रिजल्ट क्या निकलेगा, डिक्रीज ही हो रहा होगा। इस वजह से अगर पर यूनिट इसका मैं पूछूं तो डिक्रीजेस with the increase in production। जी यहां तक क्लियर है सबको। अच्छा, अब कॉस्ट बिहेवियर को हम ग्राफिकली प्रेजेंट करके देखते हैं। तो नेक्स्ट चीज आ जाती है ग्राफिक प्रेजेंटेशन of cost behavior। Graphic presentation of cost behavior। अच्छा, सिंप्लिसिटी के लिए आपको कैलकुलेटर ना यूज करना पड़े, मैं बिल्कुल बेसिक सी फिगर लिख रहा हूं ताकि कैलकुलेशन आप इजीली कर पाएं। तो फर्ज करें कि आपकी फैक्ट्री की जो फिक्स कॉस्ट है वो है 30, और जो आप लोगों की पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट आती है वो है 10। अब इस इंफॉर्मेशन की बेस पे हमने ये टेबल पहले तो कंप्लीट करना है। ठीक है, मैंने आपको कहा कि अज्यूम करें आपकी फैक्ट्री की फिक्स कॉस्ट है 30 रुपए और पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट आ रही है 10 रुपए। इस बेस पे ये टेबल कंप्लीट करें। यूनिट्स मैंने ले लिए 0, 1, 2 और 3। आपने इसकी फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, पर यूनिट फिक्स कॉस्ट, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट और पर यूनिट कॉस्ट, ये एक दफा टेबल की फिगर जरा खुद लिखें।
अब आ रही, पहले बताया है। जी, मेथड्स टू बाइफरकेट सेमी वेरिएबल कॉस्ट इन फिक्स्ड एंड वेरिएबल एलिमेंट। कि अगर कभी आपको मैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट दे दूं और आपको मैं कहूं फिक्स और वेरिएबल अलग अलग करें, तो इसको अलग अलग करने के कितने मेथड हैं, ये आप लोगों ने नाम याद रखने। 3 से 4 दफा आपके पेपर में एग्जामिनर ने नाम पूछा इनके, और एक दफा क्वेश्चन आया, उसने कहा कोई से 2 तरीकों से अलग करके दिखाओ। तो ऐसे नहीं, आपको पता होना चाहिए। और प्रॉब्लम यह है कि किसी भी बुक में ये एक जगह लिखे ही नहीं हुए, इवन आपके स्टडी टेक्स्ट में भी एक जगह पे सारे नहीं दिए हुए, कोई किसी चैप्टर में है, कोई किसी चैप्टर में है। तो उसे ऐसे नहीं, आपको याद होने चाहिए। 3 मेथड इसके आ जाते हैं। हाई एंड लो पॉइंट मेथड, स्कैटर ग्राफ, और लीस्ट स्क्वायर मेथड, या इसी को हम लोग रिग्रेशन एनालिसिस भी कहते हैं। हाई एंड लो पॉइंट, स्कैटर ग्राफ, और तीसरा है लीस्ट स्क्वायर मेथड या रिग्रेशन एनालिसिस। सबसे ज्यादा जो सिंपल होता है इसमें वो हाई एंड लो होता है, इसलिए जी, यूनिट्स एंड देयर टोटल कॉस्ट। फर्ज करें आप लोगों को मैं कहता हूं कि अगर 1000 यूनिट्स बनाऊं तो मेरी कॉस्ट आ जाती है 40,000, और अगर 2000 बनाऊं तो कॉस्ट आ जाती है 50,000। ये डेटा देख के आपको मैं कहता हूं कैलकुलेट नंबर 1 पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट
एंड नंबर 2 फिक्स कॉस्ट। ठीक है, तो आप लोगों से मैंने बताया कि ये हम लोग हाई एंड लो पॉइंट मेथड से भी इसको कर रहे हैं। आपको मैंने यूनिट्स बता दिए, टोटल कॉस्ट बता दी, और आपने कहा था टोटल कॉस्ट सेमी वेरिएबल होती है ना, तो आपको ये डेटा देके कहा जा रहा है पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट निकालो और फिक्स कॉस्ट मालूम करो। तो ये चीजें आपने कंप्यूट करनी है। अच्छा, अब अगर हम लोग देखें कितने यूनिट्स मैंने इंक्रीज किए, 1000, ठीक है। कितनी मेरी कॉस्ट बढ़ गई, 10,000। ऐसी कौन सी कॉस्ट होती है जो प्रोडक्शन के साथ कम ज्यादा हो रही होती है? तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 10,000 इज वेरिएबल कॉस्ट ऑफ दीज 1000 यूनिट्स? अगर 10,000 वेरिएबल कॉस्ट इन 1000 यूनिट की, तो 1 यूनिट की फाइंड आउट हो सकती? क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसका मतलब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप लोगों ने क्या किया, 10,000 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये आ गया 10। नाउ नेक्स्ट है फिक्स कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट का क्या मतलब होता था? फिक्स प्लस वेरिएबल। तो अगर उसमें से मैं वेरिएबल माइनस कर दूं तो फिक्स आ सकती है। तो इन दो में से कोई भी एक लेवल ले लें। मसलन अब जब फिक्स कॉस्ट फाइंड आउट करनी है तो हम लोग ले लेते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ मसलन 1000 यूनिट्स। दैट इज 40,000। इसमें से हम लेस कर देते हैं वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 1000 यूनिट्स। तो 10,000 यूनिट 1,000 यूनिट की 10 रुपए के हिसाब से 10,000 वेरिएबल आ जाएगी। अगर 40,000 में 10,000 वेरिएबल है तो बाकी 30,000। ये आपकी फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। अगर आप में से कोई स्टूडेंट 2000 वाली यूनिट ले लेता तो 2000 की टोटल कॉस्ट कितना थी? 50,000। 2000 यूनिट की 10 रुपए के हिसाब से वेरिएबल कितना बनती? तो 50 माइनस 20, 30 ही आ जाना था। और हमने ये कहा था ना फिक्स कॉस्ट में फिक्स रहना होता है, तो इसलिए यूनिट कम हो ज्यादा वो आपकी 30,000 ही नहीं कर रही। अच्छा, अब ये जो आपने 10,000 लिया था ये कैसे निकाला था? ये आपने टोटल कॉस्ट का डिफरेंस लिया था ना। अगर इसका मतलब इसको मैं फॉर्मूले में एक्सप्रेस करना चाहूं तो हम इस तरह कर सकते हैं कि डिफरेंस इन टोटल कॉस्ट ओवर डिफरेंस इन एक्टिविटी लेवल। ठीक है, डिफरेंस इन टोटल कॉस्ट ओवर डिफरेंस इन एक्टिविटी लेवल।
इस तरह करके आप लोगों की पर यूनिट कॉस्ट वगैरह निकल आती हैं और फिक्स कॉस्ट। तो ये आपका ने कहा था सबसे सिंपल मेथड यही है, एग्जामिनर साइलेंट हो तो यही लिया करें। अच्छा, अब आप लोगों ने ना ये याद रखना है, हर वो चैप्टर जिसके अंदर आपको फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट की अलग अलग जरूरत पड़ी, हर उस चैप्टर में एग्जामिनर इसकी एप्लीकेशन डालता है। अभी तो हमारी इनिशियल क्लासेस चल रही हैं, आगे आप देखेंगे आपको मैं डिसीजन मेकिंग कराऊंगा, ठीक है। आगे आप इंशाल्लाह बजटिंग वगैरह पढ़ेंगे, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल पढ़ेंगे, ठीक है, यानी कुछ अगले पेपर्स के अंदर। इधर की बात करूं सीवीपी एनालिसिस पढ़ेंगे, मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पढ़ेंगे, ठीक है, एफओएच का चैप्टर पढ़ेंगे। तो हर उन चैप्टर के अंदर ना हमें फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट अलग अलग चाहिए होती है। एग्जामिनर करता क्या, कुछ इस तरह का डेटा दे देता है और आपको कहता नहीं है कि हाई एंड लो से अलग अलग कर लेना, या आपको खुद जज करना होता है कि अगर सेमी वेरिएबल कॉस्ट आ गई तो फिर हमें इसको अलग अलग करना पड़ता है। तो उसके लिए 3 मेथड है, सबसे ज्यादा आसान यही होता है। तो जब भी एग्जामिनर साइलेंट होता है हम यही यूज किया करते हैं। इस पे आप देखेंगे 8-10 मिनट आपके लग जाया करेंगे। इसमें ग्राफ से डेटा रीड करना होता है, चांसेस ऑफ एरर बढ़ जाते हैं, इसलिए साइलेंट होगा तो हम यही यूज करेंगे। बाकी जो सा वो कहेगा उसको फिर हमें फॉलो करना पड़ा करेगा। तो आज हम इसको यहां तक रहने देते हैं, कल इंशाल्लाह इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू जी। तो आपका ने कहा रिकवरेबल अमाउंट में उसने कहा हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। आपने कहा था या एसेट बेच के बेनिफिट आएगा तो या फिर उसको इस्तेमाल करके। अगर आप बेचेंगे तो फेयर वैल्यू पे बिकेगा। अब फर्ज करें मैं कहता हूं ये मशीनरी मेरी 9 लाख की बिक जाएगी, लेकिन इसको बेचने पे उस बंदे को कमीशन देना पड़ेगा 50,000। मतलब कॉस्ट टू सेल मीन बेचने का खर्चा। अगर 9 लाख की बिकेगी और 50,000 खर्चा आ जाना है तो आपको नेट क्या मिला? तो कहता 8,50,000 वो लो या वैल्यू इन यूज। देखें कहता इस्तेमाल करके जो वैल्यू जनरेट होनी, आप मशीनरी को इस्तेमाल करोगे, चीजें बनाएंगे, चीजें बेचेंगे, तो चीजें बेच के आपको कैश का इनफ्लो होगा, लेकिन चीजें बनाने पे खर्चा भी तो होना है। तो आपकी ये जो वैल्यू इन यूज है, इसके मैं चले यहां पे डेफिनेशन लिख देता हूं, बाकी ये डिटेल में पूरा एक स्टैंडर्ड है जो हम लोगों ने इसके ऊपर पढ़ना है, उसके अंदर जाके डिटेल में डिस्कस होगा। तकरीबन 63 पैराग्राफ इसकी कैलकुलेशन पे लिखे गए हैं। जब स्टैंडर्ड पढ़ेंगे तो आप देखेंगे ऑलमोस्ट 63 पैराग्राफ हैं जिसके अंदर उसने एक कैलकुलेशन समझाई है ये होता क्या है। लेकिन अब क्योंकि इस वक्त थोड़ा सा हिंट देना है तो मैं इसकी बेसिक सी डेफिनेशन लिख देता हूं। तो देखें आप लोगों को मैं कहता हूं कि यार ये जो मशीनरी है ना अभी मजीद 3 साल चल सकती है। हर साल लाख यूनिट बन के बिकेंगे, तो लाख यूनिट बिकेंगे, 1 यूनिट 10 रुपए का बिकेगा, तो लाख यूनिट बेच के हर साल कितने की सेल जनरेट होंगी? 10-10 लाख। लेकिन इन चीजों को बनाने पे खर्चा भी तो आना है। आपको मैं कहता हूं यार 7 रुपए खर्चा आएगा 1 यूनिट बनाने पे, तो लाख यूनिट बनाने की कॉस्ट कितनी आ जाएगी? अब 10 लाख सेल्स हुई, 7 लाख का मेरा खर्चा हो गया, मुझे बचा क्या? तो इसके अंदर अगले 3 साल तक 3-3 लाख का इनफ्लो होना है। साल बाद का 3 लाख आज के 3 लाख के इक्वल वर्थ रखता होगा? नहीं। या 2 साल बाद का 3 लाख आज के 3 लाख के इक्वल वर्थ रखता होगा? तो फिर उसकी क्या करनी पड़ेगी? प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ जाएगी। इसलिए अब मैं इसकी खाली डेफिनेशन लिख देता हूं, बाकी इंशाल्लाह आगे जब स्टैंडर्ड पढ़ेंगे तो समझ आएगा। वैल्यू इन यूज। तो वैल्यू इन यूज स्टैंडर्ड है कि इट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट कैश फ्लोज to be generated from future use of the asset including its रेजिड्यूल वैल्यू।
ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट कैश फ्लोज, नेट कैश फ्लो का मतलब होता है इनफ्लोज माइनस आउटफ्लोज। तो कह रहा है प्रेजेंट वैल्यू लेना नेट कैश फ्लोज की। कौन से कैश फ्लोज? टू बी जनरेटेड फ्रॉम फ्यूचर यूज ऑफ द एसेट। जैसे अगले 3 साल उसकी लाइफ, उन 3 सालों में जो जनरेट होगा, और जब 3 साल बाद लाइफ खत्म हो जाएगी तो फिर एसेट स्क्रैप के तौर पे बिक भी तो सकता है ना। तो कहते हैं इंक्लूडिंग इट्स रेजिडुअल वैल्यू। ठीक है। अब बाकी ये सिर्फ मैंने डेफिनेशन की हद तक इसको लिख दिया है, कैसे कैलकुलेट करते हैं वो IAS 36 में हम पढ़ेंगे। तो आज इसकी जो डेफिनेशंस थी वो मैंने सारी कवर कर दी हैं। ये वो टर्म्स हैं जो अब आगे जाके ना न्यूमेरिकल में जगह जगह मैं यूज करता रहूंगा, तो उनका मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए था। तो आज आप जस्ट इन डेफिनेशंस को रिकॉल कर लीजिएगा। कल अगर इनमें कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं एक दफा दोबारा डिस्कस कर दूंगा। अदरवाइज हम इसकी ना जो कैलकुलेशन के मेथड आपने ITA में पढ़े थे वो शुरू करेंगे। ठीक है, जिसमें स्ट्रेट लाइन, रिटर्न डाउन और इस तरह के, और इसकी एंट्रीज वगैरह देखेंगे। थैंक यू।